आपकी चांस आएगी वैसे ही मैं बात करूंगी आपको, ठीक है? कम, join your hands and close your eyes for chanting Omkaram. साई राम। मैम मेरा आपकी आवाज मैम बीच बीच में स्लो हो रही है। यस मैम, अभी आप जब ओमकार कर रहे थे तब तब हो रही थी क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क इशू मैम शायद आप है नहीं, से सिग्नल माइक थोड़ा प्रॉपर सा आ रहा ज्यादा दूर है। मैम शायद माइक और आपका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, दूर है। है। मैं तो लैपटॉप से हूँ बेटा। चलिए, अभी ठीक है? प्रॉब्लम हो रही अभी थी। ठीक है? यस मैम, अब ठीक है। यस मैम। ओके फाइन। यस मैम। वॉल्यूम भी पूरा 100 पे है, मैंने फुल वॉल्यूम कर रखा है। ठीक है, एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं क्योंकि 18 17 स्टूडेंट्स ही आए हैं। ओके, चलो देखते हैं। 18 6 आरव एब्सेंट है, अनुभा प्रेजेंट, अनुज एब्सेंट, अर्चित प्रेजेंट। मैंने वो पीपल वाला कॉलम खोला हुआ है, अगर किसी का नाम मिस हो जाता है तो प्लीज लेट मी नो। ओके। आर्यन, यस मैम। आर्यन नहीं आया है। आर्यन कुनकर नहीं है ना? नहीं। चेरी प्रेजेंट, चिराग एब्सेंट, देवांशु सॉरी, देवांशु है, धवल प्रेजेंट, ध्रुव प्रेजेंट, दिव्य प्रेजेंट, हेमंत नहीं आ रहा है, पहले भी नहीं आया हेमंत। कल परसों में आया था क्या हेमंत? मैम नो मैम, बस एक पिछले साल नो मैम। एक दो साल आया था, फिर उसके बाद नहीं आया। अप्रैल में आया होगा, है ना? हेमलता नहीं आई, मैम शायद वो गाँव में एब्सेंट। रहता है तो नेटवर्क नहीं मिलते होंगे। ओके जानवी, एक बार कॉल करके अगर ट्राई करो तो अच्छा रहेगा बेटा, है ना? एक बार जिसके पास नंबर हो प्लीज वहाँ देख पे लेना। नेटवर्क जिया, नेटवर्क इशू है। नो मैम, वो गेम खेलता है। हम्म, जानवी प्रेजेंट, जानवी प्रेजेंट है। हाँ जानवी है। महेश, जिया एब्सेंट, महेश प्रेजेंट, महिमा नो एब्सेंट, मनस्व प्रेजेंट, मानव प्रेजेंट, महक प्रेजेंट, पायल एब्सेंट, प्रणव, प्रणव भी नहीं आया आज। ओके, मैम आ रहा प्रांजल होगा। प्रेजेंट, प्रांजल प्रेजेंट, प्रवंशिका प्रेजेंट, पुलकित। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। मैम आ नीचे रही देख है। रही होंगी ना इसलिए, यस मैम। क्योंकि मैंने रजिस्टर नीचे ले रखा है ना इसीलिए। यस मैम। प्रणव प्रणव आ गया। यस। पुलकित, पुलकित नहीं आया। ओके। उर्वशी एब्सेंट, राजू एब्सेंट, रुद्र प्रेजेंट, संदीप। यस मैम। मैम एब्सेंट है। ओके, संदीप कालू एब्सेंट, सुमितेश एब्सेंट, तन्मय प्रेजेंट, वेदांश प्रेजेंट, विराट प्रेजेंट। अक्षा आई है क्या? अक्षा, नो अक्षा नहीं है मैम। ना क्लास में? ओके अक्षा, ये बच्चे आए हैं 19, सोचो 35 में से 19 ही प्रेजेंट है। चलिए,
तो फर्स्ट चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं थी किसी को भी? नो मैम। नो मैम। मैम सेकेंड पार्ट है हमारा दादी माँ, ठीक है। दादी माँ कहने का मतलब बड़े बुजुर्ग। परिवार में जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको पता होगा कि बड़ों का अपने घरों में होना कितना अच्छा होता है ना। कई बार आपको हो सकता है लगता हो कि ये नहीं, हम ये रहते तो ऐसा होता वैसा होता, पर अब देखोगे जिन घरों में दादा दादी साथ में रहते हैं या नाना नानी साथ में रहते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है वो अलग होता है। कारण क्या होता है, कोई बता सकता है क्या कारण होता है? मैम वहाँ पे सारे लोग मिलके बात करते तो अच्छा कोई लगता भी? है। मैम मैं बताऊँ वेदांश? वहाँ पे सभी लोग मैम मिलकर जिस बात घर में करते मैम हैं, मैम जिस घर में अपने दिल की बड़े लोग बातें रहते हैं बोलते तो हैं। वही। मैम मैं बोलूँ क्या? मैम जिस घर में बड़े लोग रहते हैं वहाँ सब लोग मिलजुल हाँ कर हाँ रहते वेदांश, हैं। मैं सुन रही हूँ। व्यवहार में मैम जिन घर में जिन घर वेदांश में बड़े बोलिए। लोग रहते हैं वहाँ के मैम जो डिसीजंस रहते हैं तो वो बड़े लोग ही लेते हैं। हाँ, बड़े मैम लोग जहाँ बड़े निर्णय लोग होते हैं और लेते वहाँ मैम पे जहाँ सब पे मिलकर रहते हैं। हाँ गुड। हाँ और मैम जहाँ बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े लोग अच्छे डिसीजंस देते हैं और परिवार अच्छे अच्छे कहने पे चलता है। ओके, परिवार उनके कहे अनुसार चलता है, मिलकर रहता है। ध्रुव आप कुछ बोलोगे? मीटिंग लीव नहीं करना है ना, पॉइंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत और सही से मतलब नहीं है, आप क्या सोचते हो मुझे वह जानना है। प्रवंशिका, मैं प्रवंशिका बताऊँ? ये मैम मैं बताऊँ? मैम उनका आशीर्वाद बना रहता है। मैम मैं बताऊं? जिस घर में मन्ना सब मैम बोल जिस रहा है घर बेटा, में मन्ना बड़े सर लोग के बाद रहते हैं जिस घर में बड़े लोग रहते हैं उस घर में झगड़ा कम होता है। झगड़ा कम होता है, ऐसा क्यों सोचते हो आप? मैम क्योंकि मैम जब बड़े लोग रहते हैं मैम वो हमेशा मैम मतलब सही करते हैं अपना, तो मैम जब जो भी झगड़ा करता है और जो गलत रहता है तो वो उसको समझा के झगड़ा खत्म करवा देते हैं। वेरी गुड। मैम हाँ वो प्रवंशिका। यस मैम। वेदांश मैम जिस घर हाँ बड़े लोग रहते हैं तो हमें हर दिन नई बातें सीखने को मिलती हैं, वो बताते रहते हैं अच्छी बातें। कैसे? मैम मैं बताऊं? अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। मैम मैं बताऊं? ओके प्रणव, मैम प्रणव वो हमें बोलो। सही राह पर चलना सिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बड़े ही आपको सही राह पर चलना सिखा सकते हैं, छोटे नहीं? मैम मैं बताऊं? ऐसी मैम क्या बिकॉज चीज है? मैम ओके उनको मैम मैं बताऊं? अभी मैम उनको मैम पता उनको होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस रहता है सही गलत का। मैम वो उससे गुजर चुके एक हैं। एक 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 करके बोलो। ओके पुलकित आ गया आज। हाँ महेश, वेरी गुड। ठीक है, मैम जिसका उनके पास अनुभव ज्यादा सबसे अच्छा होता है ना, बहुत ज्यादा अनुभव, मैम एक्सपीरियंस, उनके पास मतलब सबसे कोई ज्यादा चीज हम एक्सपीरियंस दूसरों, है। हाँ वेरी गुड। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर जॉइंट फैमिलीज होती है तो वहाँ मैम वो सही फैसला एक्सपीरियंस लेने में बहुत मदद ज्यादा करते हैं। होते हैं लोगों के पास। हाँ उनके पास, क्योंकि एक के पास अनुभव नहीं है तो दूसरे के पास दूसरा अनुभव है उसी से संबंधित, और इस प्रकार से परिवार की डोर जो है भली भांति उनके हाथों में रहकर आगे बढ़ पाता है, परिवार अच्छे से विकसित हो पाता है, और परिवार की देख रेख या परिवार में जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार बहुत आराम से मिल जाते हैं। उसमें कभी ये नहीं सोचा जाता कि मम्मी ही बताएगी कि पापा ही बताएगा। जो भी लोग घर में प्रेजेंट हैं उस परिवार में, वह सब बच्चों को अपनी अच्छी अच्छी बातें, अपने अच्छे अच्छे अनुभव बताते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका यह दूसरा पाठ है दादी माँ, इसके आधार पर लेखक यह साबित करना चाहता है, यह प्रूफ करना चाहता है कि हमारे घर में जब बड़े होते हैं तो हमें उनकी सरपरस्ती में, उनके संरक्षण में अच्छी अच्छी बातों को सीखना, मैम जिस घर में बड़े लोग सीखना रहते हैं, सरल हो जाता है। मैम जिस हाँ घर में बड़े लोग रहते हैं उनको परवरिश अच्छी मिलती है। परवरिश अच्छी मिलती है क्योंकि सब चीजें बटी हुई रहती हैं, है ना। अगर आप
जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, एकल परिवार में रहते हो, न्यूक्लियर का मतलब होता है एकल परिवार, ठीक है, जिसमें एक ही फैमिली होती है, मम्मी पापा और बच्चे, ये एकल परिवार है। और जो जॉइंट फैमिली होती है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि एकल परिवार में मम्मी पापा और बच्चे हैं, तो उनके पास हो सकता है कई बार समय ना हो, कई बार कुछ और चीजें होती हैं, कई बार वो अपने किसी कारण से टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं दे पाते जो एक भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहते हुए मिल जाता है, ठीक है। और जहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं तो जिसके पास जो फ्री होता है वो बच्चों के साथ में एंजॉय कर लेता है, बच्चों का टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इस पार्ट में जब देखते हैं कि जो लेखक है, लेखक के पास एक लेटर आता है उसके बड़े भैया का, और लेखक ने जैसे ही लेटर पढ़ा, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अब बाहर रह रहा है, गांव में नहीं रह रहा है, तो जैसे ही वो लेटर पढ़ता है उसको सारी चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं, और वो दादी माँ के साथ बिताए हुए बचपन के उन दिनों को याद करने लगता है, फ्लैशबैक होता है, मूवी जैसा चलने लगता है और वो पीछे चला जाता है। और तब उसको एक एक चीज याद आती है, इसलिए याद आती है क्योंकि दादी माँ, जो लेटर आया था उसमें लिखा था कि दादी माँ अब नहीं रही, और लेखक बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता है क्योंकि वो दादी माँ का सबसे ज्यादा लाडला था, है ना। आप भी देखते हो कि जो दादी नानी होती है ना, वो अपने नातिन को, अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करती है हर जगह। तो उसके सामने सारी चीजें एक के बाद एक घूमने लगती हैं कि कैसे वो जब गर्मियों में गांव जाया करता था और गंदे पानी में डुबकी लगा लगा के नहा लिया करता था। बारिश में जब पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो गांव के सारे बच्चे उसमें उछल कूद मचाते हैं। तो लेखक भी उसके साथ में, उन बच्चों के साथ में नहाया करता था और उसको बड़ा मजा आता था। वो सोचता था बाकी सारी चीजें तो मिल जाती हैं शहरों में या कहीं पे भी, लेकिन ये पानी में नहाने का जो सुख है वो नहीं मिलता, है ना। स्विमिंग पूल में आप इसीलिए मजे करते हो, या फिर वाटर पार्क्स में इसीलिए मजे करते हो। गांव के बच्चों के लिए वाटर पार्क कोई चीज जगह नहीं है, वो तो हर पोखर में, हर तालाब में, हर नदी में उसी मैम प्रकार से तालाब है। नहाते हैं जैसे आप वाटर पार्क्स में एंजॉय करते हैं। हाँ, ठीक है। तो चाहे उनका गंदा पानी भी होता है बारिश की वजह से, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो लेखक को बड़ा याद आता है, और फिर उसको वह बात भी याद आती है कि एक बार ऐसा हुआ कि उसने डुबकी लगाई और दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाता है। तो क्योंकि दादी माँ का लाडला था, तो उसको याद आता है कि कैसे दादी माँ सबको इंस्ट्रक्शन दिया करती थी, सबको निर्देश देती थी कि ऐसा करो वैसा करो, इसके पास हाथ मुंह धोकर आओ, पैर धुले होने चाहिए, बाहर से आओ तो डायरेक्ट मत जाओ, ये और ज्यादा बीमार हो जाएगा। और अगर कोई उसका ध्यान ठीक से मैम नहीं मैम अगर रखता था हम तो धूप में दादी खेलते हैं माँ तो हमें डांटती थी। पंखा की हवा नहीं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से तो दादी माँ उसको बहुत प्रोटेक्ट करती थी, और दादी माँ सबको जो इंस्ट्रक्शन देती थी ना उसके बारे में कि ये खाने के लिए दो, उस बच्चे को ऐसा करो वैसा करो, तो लेखक को पढ़े पढ़े बड़ा मजा आता था, वाह क्या बात है, मेरे लिए दादी माँ सबकी डांट लगा रही है, सबको डांट रही है, कुछ ना कुछ कह रही है, तो उसको अच्छा लगता था। यस बेटा, किसने हाथ रेज किया था, हैंड रेज किसने किया, कहना है किसी को कुछ? चलिए, तो उसके बाद फिर उसको याद आता है कि ये सारी बातें हैं, और वह देखता है कि दादी माँ तो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, जैसा अभी आप लोगों ने चर्चा की कि बड़े घरों में बड़े लोगों को बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, और उन अनुभवों को जब वो एक दूसरे से बांटते हैं तो लोगों का फायदा होता है। तो लेखक ने देखा कि उसकी दादी को ढेर सारी चीजों का अनुभव है, वह कहीं पे भी जाती, गांव में कोई भी बीमार होता तो उनको अपने अनुभव के आधार पर कुछ दवाई बता आती, कोई जड़ी बूटी का नाम बता आती, कुछ करने के लिए बोल आती। तो उसको लगता दादी माँ को कितनी सारी चीजें पता है, हर चीज के बारे में पता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, एडवाइस देती रहती थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक फिल्म बीतती है, फिल्म का एक शो खत्म होता है, दूसरा शो उसके सामने आता है, लेटर पढ़ रहा है वो, और लेटर पढ़ते पढ़ते वो अपने अतीत में चला गया है। फिर दूसरी घटना उसको याद आती है, जब उसके बड़े भैया यानी कजन भैया, किशन भैया की शादी थी, तो देखती है कि दादी माँ पूरे समय बिजी होती थी पर भी बिजी नहीं थी,
दादी माँ को कोई काम नहीं करना होता था, लेकिन दादी माँ के निर्देश के बिना, दादी माँ के कहे अनुसार ही काम होता था, उनके निर्देश के बिना कोई काम नहीं हो सकता था घर में। और जब कोई पूछता भाई कहाँ खोई रहती हो, तो बोलती कि अरे शादी ब्याह का घर है ना, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, जबकि वो कोई काम नहीं करती थी, बस इंस्ट्रक्शन देती रहती थी। ठीक है, तो दादी माँ के उस व्यवहार को भी वो देखता है कि कभी किसी को डांट रही है, कभी दूसरे दिन उसी से बड़े प्यार से बात कर रही है। तो ऐसी एक जो कैरेक्टर्स में बताई है रामी की चाची धन्नो। ठीक है, तो धन्नो एक महिला है गांव की, और धन्नो को वो डांटती हैं कि तूने मेरे से उधार लिया है, तू अभी दे नहीं रही है, हर बार बोलती है फसल हो जाएगी तब दे दूंगी, फसल हो जाएगी तब दे दूंगी, और तू देने के लिए तैयार ही नहीं है, और जब नहीं था तो मांग तो बड़े उससे रही थी। फिर 2 दिन बाद धन्नो के पास ही दादी माँ खड़ी है, उसको आशीर्वाद दे रही है, बोल रही है कोई बात नहीं, तेरा सारा कर्ज मैंने माफ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपए और दे दिए। तब 10 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, बहुत ज्यादा मूल्यवान होते थे 10 रुपए। आज की डेट में आपके लिए 10 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन तब जिस समय में लेखक ने यह पाठ लिखा होगा, उस समय में 10 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी बेटा। तो 10 रुपए और दिए, क्योंकि धन्नो के घर में शादी थी उसकी बेटी की, और वहां पे उसको उन्होंने बताया कि देख धन्नो, जो जैसे तेरी बेटी है ना वो, वैसी मेरी भी बेटी है, कहीं दहेज में या किसी खातिरदारी में कमी ना हो जाए, इसलिए 10 रुपए और रख ले। तो 10 रुपए और दे दिए। तो लेखक बड़ा ही आश्चर्यचकित है इन सब चीजों को देखकर उस समय, क्या दादी माँ का व्यवहार कैसा है, कभी तो गुस्सा होती है और कभी बड़े प्यार से मनाती हैं या बोलती हैं। ऐसा ही वह अपने साथ भी देखता है। कोई जब लेखक को डांटने के लिए आता तो अपने पीछे छुपा लेती। हम भी यही करते हैं, है ना, जो हमारे घर में मम्मी पापा जो भी हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, कम डांटते हैं, तो अगर मम्मी ने डांट लगाई तो पापा के पीछे जाके छिप जाते हैं, हमें पता है पापा प्रोटेक्ट कर लेंगे। और पापा ने अगर डांट लगाई तो मम्मा के पीछे या दादी के पीछे, दादाजी के पीछे या बुआ जी के पीछे जाके छुप जाते हैं। हमें पता है यहाँ पे कोई हमें कुछ नहीं कहने वाला, उल्टा उन्हीं को डांट पड़ सकती है। तो ऐसा ही लेखक भी करते थे, वह भी अपनी दादी माँ के पीछे जाके खड़े हो जाते थे। फिर दादी माँ सबकी खबर लेती थी कि ठीक है, बच्चे ने गलती कर दी तो कर दी, इसको क्या डांट क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो। तो लेखक को बड़ा अच्छा लगता था ये सोच के कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करता है, कोई मुझे संरक्षित करता है, कोई मेरी सुरक्षा का भी काम करता है। ठीक है, अब फिर थोड़ा समय आता है, वो किशन भैया की शादी जो मैं आपको बता रही थी, उसमें भी लेखक बीमार हो जाता है, तो शादी बारात में नहीं जा पाता है, और तब दादी माँ उसको वहीं लेडीज के प्रोग्राम में सुला देती हैं कि सो जा चुपचाप। और जब औरतों को पता चलता है तो बड़ा मजाक उड़ाती हैं, पर दादी माँ सबका मुंह बंद करवा देती हैं। तो इस प्रकार से जब लेखक देखता है कि इतनी सारी घटनाएं मेरे घर में घटित हुई गांव में, तो दादी माँ किस प्रकार अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती थी। जब दादाजी की मृत्यु होती है तो पाता है कि जो दादी हैं, उन्होंने दादाजी का दिया हुआ एकमात्र निशानी जो उनके पास था, कंगन, सोने के कड़े, वह लेखक के पिताजी को पकड़ाते हुए बोलती हैं कि जितना भी कर्ज है उतार दो, ये सोने के कंगन बेच दो, और जो कर्जा ले रखा था दादाजी ने उसको उतार दो। क्योंकि लेखक के जो दादाजी थे वो कैसे थे, बड़े ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति, उनको बहुत सारे शौक थे, और उस शौक को पूरा करने के लिए वो लोगों से कर्ज लेते रहते थे, उधार लेते रहते थे। ये किसी को भी नहीं पता था कि दादाजी क्या करते हैं, कर्ज ले लेकर अपनी शान शौकत बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही दादाजी की मृत्यु होती है तो लेखक पाते हैं कि घर में वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते जिन्होंने दादाजी को कर्ज दे रखा था, उधार दे रखा था, और सब अपना उधार मांगने लगते हैं कि इन्होंने हमसे इतना पैसा लिया, वो वापस करो वापस करो। ठीक है, इस प्रकार की जब चीजें होती हैं तब सभी को समझ में आता है कि वो तो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और दादी माँ इसके बारे में लेखक के पिताजी को बहुत बार समझाने की कोशिश करती है,
कि पैसा कम खर्च करो, श्राद्ध में दादाजी के श्राद्ध में पैसा कम खर्च करो, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करो, दिखावा मत करो। पर लेखक के पापा समझ नहीं पाते हैं और बड़े ही धूमधाम से अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, जिसमें और भी पैसा खर्च होता है। लेकिन दादी ने जब यह कहा कि मेरे पास ये सोने का कंगन है, शायद दादाजी ने इसीलिए तुम्हें ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया था कि कभी बुरे वक्त में मैं इसका यूज कर सकूं, इसका उपयोग कर सकूं, इसलिए अब यह कंगन तुम ले जाओ और सारा कर्ज उतार दो। तो लेखक को बड़ा अजीब लगता है कि देखो दादी जी के पास कोई और निशानी नहीं है दादाजी की, लेकिन फिर भी वो परिवार का भला चाहती हैं। और वो दादी को हमेशा देखता था कि दादी कभी भी किसी के सामने रोती नहीं है, लेकिन अकेले में एक दिन लेखक देखता है कि दादी माँ तो रो रही है। और जब दादी माँ से वह रोने का कारण पूछता तो दादी बोलती है, अरे चल चल खाना खा ले। उन्होंने बात बदल दी। क्यों बदल दी बात? मैम उनको कारण नहीं बताना चाहती थी। बिल्कुल सही, कारण नहीं बताना चाहती थी और वो ये जताना भी नहीं चाहती थी कि उन्हें तकलीफ है कोई, है ना। आप भी घरों में देखते होंगे, किसी की भी बात हो, चाहे दादा दादी की बात नहीं बोल रही, मम्मी पापा की भी बात, अपने कष्ट वो आपको तब तक नहीं बताते जब तक आप खुद न समझ जाओ। मम्मा को बुखार है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ हो रहा है, तबीयत ऐसी बिगड़ी है वैसी बिगड़ी है, नहीं बताते। जब आपको लगता है कि ऐसा क्यों नहीं किया आज, वैसा क्यों नहीं किया, मम्मी बीमार भी होती है ना तो भी आपके लिए खाना बनाती है। पापा बीमार होते हैं, अच्छा फील नहीं कर पा रहे होते तो भी नॉर्मल बिहेव करते हैं, जब तक कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो जाए। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं ना, अपने बच्चों के सामने अपने कष्टों को नहीं दिखाते। तो लेखक को यह बात समझ में आती है, क्योंकि दादी माँ ने तुरंत बात पलट दी। बोला, अरे तूने खाना नहीं खाया है, चल चल मैं तुझे खाना परोसती हूँ। और दादी माँ ने तुरंत अपनी उस चीज को नॉर्मल कर लिया। वो जो रो रही थी, उन्होंने अपने आप को तुरंत नॉर्मल किया। इमीडिएटली उन्होंने दृश्य बदल दिया। ठीक है, फिल्म का दृश्य बदल गया। तो ये सारी चीजें लेखक सोचने लगता है और सोच सोच कर परेशान हो रहा था और विश्वास करने का उसका जी नहीं चाह रहा था कि किशन भैया ने जो बात लिखी है वो सही है। और ये सारी जब कहानी उसके मन में चलती है, उसके दिमाग पर चलती है एक फिल्म की तरह, तो जैसे जैसे उसको ये सारी चीजें याद आती हैं और जब वो रिलेट करता है कि दादी माँ नहीं रही, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो लेटर पे गिरने लगते हैं। लेटर पे जब वो गिरते हैं तो सारे अक्षर उसको कैसे दिखाई देने लगते हैं? धुंधले, क्योंकि उस पे स्याही पे जब उसकी आंसू गिरते हैं तो अक्षर क्या है, मिटने लगते हैं, फैल जाती है स्याही। मैम उनकी जो और इंक तब रहती है वो उसको पूरी घुल जाती है एकदम ही। तो वो सोचता है कि क्या ये बात सही है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ को वाकई बहुत मिस करता था। सारा बचपन उसने दादी माँ को याद करके बिताया था। गर्मियों में जब जाता था तो दादी माँ के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। लेकिन जब वो नौकरी पर आया तब उसने पाया कि दादी माँ जैसा कोई भी व्यक्ति वहां पे उसको मदद नहीं करता था। ऑफिस में जब भी उसके फ्रेंड्स बोलते कि क्या क्यों उदास है, और वो जब कभी उसने बताया होगा कि मेरी दादी माँ की याद मुझे आती है, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सामने बहुत बोलते थे, अरे छुट्टी आने वाली है, परेशान मत हो, चले जाना, ये कर लेना। लेकिन जैसे ही वो जाता था दूसरी जगह, या वो पलटते थे और खूब हंसते थे, देखो बच्चों जैसी हरकत करता है ना, कैसे अपनी दादी माँ के लिए तड़प रहा है, छोटे बच्चों की तरह। तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर लेखक यही सोचता रह जाता है कि अब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे कोई भी देखने नहीं आता, दादी माँ की तरह मेरे सिर पर कोई हाथ नहीं रखता, कोई मुझे खाने और पानी के लिए नहीं पूछता है, बल्कि अगर नौकर ने मिलाकर पानी दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने आप ही उठ कर लेना पड़ता है, या फिर बिना पानी और खाने के ही रहना पड़ता है। नहीं तो मेस से जो भी रूखा सूखा आता है, गंदा आता है, अच्छा आता है, वो खाकर गुजारा करना पड़ता है। इसलिए उसको यह समझ में आ गया कि दादी माँ की इम्पोर्टेंस क्या थी उसकी लाइफ में, और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उनकी बहुत ज्यादा याद आती है।
इसलिए बड़ों का हमारे समाज में या हमारे परिवार में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जिस प्रकार से प्यार करते हैं कोई और नहीं कर सकता। वो जो हमें सिखाते हैं कोई और नहीं सिखा सकता। दादी नानी की कहानियों में जो वैल्यूज होती हैं वो शायद ही कहीं और से मिल पाए। उनके जो सुनाने का तरीका होता है वो सबके साथ में नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये आपका दादी माँ का पार्ट है, जहाँ पे दादी माँ की इतनी सारी बातें लेखक ने बताई हैं जिसको अगर हम भी ऑब्जर्व करें तो हमारे जीवन में भी हम वैसा ही पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ है, पाठ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास एक ही एक है बेटा, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा रीडिंग करने में। तो रीडिंग आपको सेल्फ करनी है, और मैं यहाँ पे जैसे कहानी बता दूंगी, आपका कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब एक टाटा क्लास एज में छोटा सा वीडियो है, इसका मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, इसी का समरी है एक तरीके से, आप उसको जरा देखो और पाठ जरूर पढ़ना आज, ताकि हम अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर पाए। शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपना माइक भी म्यूट करी हूँ क्योंकि आवाज प्रॉपर नहीं रहती। दादी माँ, लेखक शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती थी, विशेषकर अपनी दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गए हैं और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगता है। लेखक बचपन के क्वार के वे दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक एक बार बीमार पड़ गए थे। दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती, हाथ पंखा करती, लेप लगाती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपना इलाज शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी मां का उत्साह देखते बनता था। यूं तो वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी मां को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी मां से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक को पता चला कि दादी मां ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया और 10 रुपए देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। लेखक उनका लाडला था और उन्हें लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी मां की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफी पैसे खर्च कर दिए थे।
एक दिन लेखक ने देखा कि दादी कड़ाके की ठंड में गीली साड़ी पहने एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा तो दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी अपने सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सकें। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए। मेरे भाई का लिखा पत्र अब तक उनके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दादी मां सचमुच नहीं रही। कोई प्रश्न? जल्दी पूछो। नो मैम। कहानी समझ में आई? मैम आपने बोला था कि जब पत्र होने के बाद उनके आंसू जब पत्र पे गिरे थे तो फिर उसकी इंक फैलने लगी थी। तो मैम इसमें वीडियो में ऐसा क्यों नहीं बताया कि आंसू गिरे थे तो इंक फैली? वीडियो समरी है ना बेटा, शॉर्ट में दिया हुआ है आपको, है ना। पूरी स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। आप जब पाठ पढ़ोगे ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी किताब आपके साथ में हो तो आप खोल सकते हो उस चीज को और देख सकते हो। पेज नंबर है 10 पेज नंबर पे लास्ट वाला पेज है, देखिए, है ना। यहाँ तो देखा आपने, नीचे से तीसरी लाइन पे जाइए। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी, ठीक है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें मतलब जो लिखावट है धूमिल हो रही है, ये समझना पड़ेगा। धूमिल क्यों हो रही है? क्योंकि लेखक की आंखों में आंसू भरा है। उसको यकीन नहीं हो रहा था और उसका मन ही मानने को ये तैयार नहीं हो रहा था कि दादी माँ अब नहीं रही। ये सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब कतारें धूमिल हो रही थी। ये कह नहीं रहे हैं कि आंसू गिरने लगे थे इसलिए कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों में आंसू भर आए थे तो दिखाई कम दे रहा था और जो आंसू पत्र पर गिर रहे थे उससे सारी लाइनें मिट सी रही थी, इंक फैल रही थी, जिसको वो पढ़ पाने में सक्षम नहीं थे। पढ़ पाने में अब ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए यह लिखा गया। इसका अर्थ यही है, तात्पर्य है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अच्छा, आपका कोई अनुभव आपकी दादी माँ दादाजी के साथ, नानी जी के साथ कोई अनुभव? नहीं। क्वार का महीना किसे कहते हैं? क्वार का महीना किसे कहते हैं बताओ? आपने 6 में भी पढ़ा है क्वार का महीना, मेरे ख्याल से संस्कृत वगैरह में या हिंदी में। बताइए। क्वार का माह, क्वार के माह में जब पानी भरा होता था तालाबों में तो लेखक खेला करते थे उस पानी में। तो क्वार का महीना कौन सा महीना आखिर? मैम बारिश का अंदाजा तो लग। मैम जून। मैम बारिश का महीना। मैम बारिश का महीना। अच्छा, और कोई? मैम स्प्रिंग। देखो ये स्प्रिंग तो बसंत होता है। मैम योर वॉइस इज नॉट बारिश, मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम मैम जून को भी क्वार का महीना बोलते हैं ना? नहीं बेटा, असल में क्या है, बारिश जब खत्म हो जाती है और सर्दियां शुरू नहीं होती हैं, बारिश जब खत्म हो जाती है और सर्दियां शुरू नहीं होती, उसके बीच में एक छोटा सा समय आता है जिसको बोलते हैं क्वार का महीना। उसमें क्या रहता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके कूलर को जब आप चलाते हो बारिश खत्म होने के बाद तो आपको लगता है चिपचिपाहट है,
नमी बनी रहती है यस क्योंकि मैम। हमारे वातावरण में। तो जब आप पानी वाला कूलर चलाते हो ना पानी भर के, तो आप देखोगे कि हमारे स्किन पर चिपचिपाहट सी रहती है, त्वचा हमारी चिपचिपी सी हो जाती है। वो होता है क्वार का महीना। उस समय में सर्दियां नहीं शुरू ही होती, पर सर्दियां शुरू होती है क्वार के बाद ही, बारिश खत्म होती है। तो ये वाला सीजन थोड़े समय के लिए रहता है, 1 महीना 1.5 महीना, ठीक है। तो इसके बाद ही बारिश का महीना खत्म होने के, क्वार के महीने के बाद ही सर्दियों का शुरू होना माना जाता है, तब सर्दियां शुरू होती हैं। तो ये जो टाइम है, इसी समय में पानी जगह जगह भरा मिलता है, तालाब भरे रहते हैं, पोखर भरे रहते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे कई दिनों तक नहाते रहते हैं, क्योंकि पानी लबालब भर जाते हैं बारिश की वजह से। बारिश में तो कोई नहाने नहीं जाता। तो बारिश के बाद जंगली घास उगाती है, जगह जगह से जंगली घास सड़कर पानी में सड़ रही होती है। तो अभी गांव के बच्चे उसी में मछलियां पकड़ते हैं, उसी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, इवन खेत खलिहान भी भर जाते हैं। तो उसमें भी उनको नहाने से परहेज नहीं होता, उनको आदत होती है, उनको मजा आता है पानी में खेलना। तो इस क्वार के महीने में लेखक को पानी में डुबकी लगाना अच्छा लगता था, वो भी तालाब के गंदे पानी में, झाग भरे पानी में, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो घास है वो सड़ रही होती थी। पर क्योंकि सारे बच्चे वो करते थे, इसलिए उनको भी अच्छा लगता था, ठीक है। और कुछ और बताइए जल्दी जल्दी, आप पूछोगे तो अच्छा लगेगा। देखो इसमें एक ना बहुत अच्छी बात दी हुई है, 8, पेज नंबर 8। अगर आपकी बुक खुली हुई है तो पेज नंबर 8 के 1 2 3 तीसरे वाले, सॉरी चौथे वाले उस पे आ जाइए, चौथे अनुच्छेद पे। स्नेह खोल लिया पेज, देखिए पेज नंबर 8 पे चौथा अनुच्छेद। यस मैम, खोल लिया। स्नेह और ममता की मूर्ति, दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। इसके बाद वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। वात्या चक्र का मतलब क्या है? परिस्थितियों का वात्या चक्र जो साइकिल है, ठीक है। मनुष्य किसके अधीन होता है हमेशा? मनुष्य किसके अधीन होकर काम करता है? आज आप मास्क क्यों लगाते हो, ऑनलाइन क्लास क्यों करते हो? मैम सिचुएशन को देख के, मैम परिस्थितियों को देख के। हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से। मनुष्य का जीवन परिस्थितियों के आधार पर ही चलता है। आपको जो परिस्थिति का सामना करना होता है, आप अपने जीवन को वैसे ही चेंज कर लेते हो। तो परिस्थितियों का वात्या चक्र यानी जो सिचुएशन है उसकी जो साइकिल चलती है, उसके हिसाब से मनुष्य अपने जीवन को दिशा देता है, अपने रास्ते उसके हिसाब से बनाता है। वो बने बनाए रास्तों पर नहीं चलता है ना। कीचड़ भर जाए, पानी भर जाए तो आप ढूंढते हो कि सीधा वाला रास्ता कहाँ पे है, या ऐसी जगह कहाँ पे है जहां से आप टाप कर जा सको, कूद कर जा सको, फांद कर जा सको। तो कूदना फांदना जहाँ पे होता है वो जगह आप देखते हो, निर्धारित करते हो। ऐसा नहीं है कि जहां बहुत सारा पानी भरा तो आप पानी में ही चपाक से कूदते हो, नहीं करते ऐसा। आप अपने हिसाब से देखते हो कि मैं कहाँ जंप लगाकर इसको पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे लेखक बात कर रहा है कि दादी माँ किसे जानती थी, कि परिस्थितियां किस प्रकार से व्यक्ति को नाच नचाती हैं। क्योंकि हम सभी लोग, हम सभी इंसान परिस्थितियों के कंट्रोल में रहते हैं, परिस्थितियों के नियंत्रण में रहते हैं। परिस्थितियों के विपरीत जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो उनको पता था कि जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन को किस प्रकार से डांस करवाती हैं, सूखे पत्तों की तरह से। क्यों सूखे पत्ते का उदाहरण दिया उन्होंने? हरे पत्ते का उदाहरण क्यों नहीं दिया, सूखे पत्ते का उदाहरण क्यों दिया? मैम क्योंकि मैम जब पत्ता सूख जाता है तो उसके बाद वो झड़ जाता है। और झड़ने के बाद क्या होता है? झड़ने के बाद मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम बीच में रुक गई थी। मैम वैसे आपकी आवाज सही आ रही है, लेकिन मैम बीच बीच में स्लो हो जा रही है। पता नहीं क्यों इसमें से होता है बेटा, प्रॉब्लम तो कुछ होनी नहीं चाहिए।
क्योंकि चलो देखते हैं। सूखा पत्ता कहीं पे भी उड़ जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा हवा आई तो सूखा पत्ता एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है, और आपने वेदांश ने बताया कि सूखने के बाद वो पेड़ से गिर जाता है, तो उसका अब कंट्रोल नहीं है, वो कैसा हो गया, एक तरीके से अनाथ जैसा, जिसका अपने बेस से कोई जुड़ाव नहीं रह गया। ठीक है, तो अब वो उसको हवा जहां उड़ा के ले जाएगी वहीं उड़कर चला जाएगा। तो हमारी परिस्थितियां जब आती है हमारे जीवन में, तो हमारा भी जीवन सूखे पत्ते की भांति उस परिस्थिति के आसपास घूमता है। हम उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और उन परिस्थितियों पर आधारित ही हमारे प्रयास होते हैं। ठीक है, अब जैसे बारिश आई तो छाते का इंतजाम करना पड़ेगा ना, भीग कर तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो आप नॉर्मल डेज में रूटीन फॉलो करते थे वही बारिश में भी फॉलो करोगे, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे आज की स्थिति में आप कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास के लिए आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इन सब से जुड़ते हो। ठीक है, तो ये आपने परिस्थितियों के हिसाब से किया, घर में ही रहने पे मजबूर हैं आप, घर में ही दूसरी चीजों को सोचते हो जिससे कि आप बोर ना हो सकता है फुल टाइम टीवी देखते हो सकता है सीरियल्स देखते हो सकता है ड्राइंग बनाते हो, डांस करते हो, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि, तो आप भी परिस्थितियों के साथ चल रहे हैं। आपको परिस्थितियां जो करने के लिए मजबूर कर रही हैं वही आप कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आप फुल टाइम बैठकर टीवी पे या मोबाइल पे या कंप्यूटर पे काम बिल्कुल भी नहीं करते। आपको लगता कि कब स्कूल खुल जाए या घर से बाहर जाने की छूट मिल जाए, ये मास्क उतार दिए जाएं तो कितना अच्छा होगा। और आप चाहते भी होगे और करते भी होगे, कोशिश करते होगे कि उतार दो, हटा दो, गर्मी लग रही है, उलझन हो रही है, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि ये प्रोटोकॉल है और ये परिस्थिति के लिए सही है। तो इसलिए हमारे जीवन में परिस्थितियों का ही बोलबाला होता है। मनुष्य कुछ भी करता है वो परिस्थितियों से प्रेरित होकर ही करता है। ठीक है, तो इसलिए परिस्थितियां हमें कुछ नया खोजने के लिए, कुछ नया करने के लिए मजबूर करती हैं। परिस्थितियां नहीं होंगी तो मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा। परिस्थितियां ही होती हैं तब हम नई नई चीजें ढूंढते हैं, नई नई चीजें करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, नई चीजों को खोजते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, इस पाठ को पढ़ेंगे बेटा, और पढ़कर अगले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको दीक्षा का लिंक दे दूंगी, तो आप क्वेश्चन आंसर्स उससे जो अगर समझ में नहीं आएगा उसको देखकर अपने शब्दों में कर लेना। ठीक है, और दीक्षा आपको प्लीज आप लोग भी उसमें रजिस्टर कर ले अपने आप से, तो आसानी से खोल सकते हो। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन है ना। हाँ, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप खोल लोगे तो सारे के सारे प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, मैम खोल लेंगे, वहाँ तो पे अगली लिखा बार आता हम है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो रेडी रहिए। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सब आते हैं। जैसे वहाँ ठीक लिखा है, आता है और मैम समरी भी होती है, वीडियोस भी होती बिल्कुल, है ना। वीडियोस भी होते हैं, किसी किसी में वीडियोस भी होते हैं, किसी में नहीं भी होते, शब्द अर्थ भी दिए रहते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है वो। तो क्लास में समझते हैं, उसके बाद उसको देखो, और फिर जहां नहीं समझ में आया आप उसमें से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सारा मैम। बाय मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम, सैरा मैम, बाय मैम। बाय बेटा, बाय।